So guys, today we have modern physics lecture 4। पिछली क्लास में मैंने कुछ ये कहा होगा, रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। मंडे की क्लास में मैंने ये कहा था कि जैसे आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी E इज इक्वल टू mc², और ये फोटोन पे लगा दी। ये तो सब जगह लगती है, लेकिन ये फोटोन पे लगा दी। फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। फोटोन पे लगा दिया तो हमने कहा कि क्या बोलते हैं, लैम्डा इज h/m/c, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं m/c इज h/λ। ये बेसिकली क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ लाइट के फोटोन का मोमेंटम हो गया। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? इसके बाद ये मैंने कुछ क्रोनोलॉजी भी बताई थी कि दिस वाज अराउंड 1900s एंड 1930 के आसपास डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो ये फॉर्मूला है ना, ये सब पे लगेगा, कि वेवलेंथ इज h/mv, हाँ या ना, या फिर वेवलेंथ इज h/√2m काइनेटिक एनर्जी। सेम फॉर्मूला उसने कहा कि इट इज अ जनरल फॉर्मूला, एनी बॉडी हैविंग मोमेंटम या एनी बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हैज अ वेवलेंथ। इज दैट फाइन? हाँ या ना? सब पे लगा दिया, और सब पे लगा दिया। उसके बाद ये रिकैप चल रहा है, ये सब मैं करा चुका हूं ना गाइज, एवरीबॉडी? अरे हाँ ना में जवाब दो भाई, करवा चुका हूं मैं। उसके बाद मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन पे लगाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जनरली पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सेलरेट किया गया है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी h/√2m eV, और उसको मैंने कहा था कि रट सकते हैं, ये वैल्यू आती है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन से है, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जिससे उसे एक्सेलरेट किया गया है। इज दैट फाइन? सही है कि नहीं है? गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट और नॉट? अरे हाँ ना में जवाब दो भाई। ये याद आ रहा है नहीं आ रहा? पिछली बार कराया था प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या आया था, पॉइंट कितना था, 28/√V एंगस्ट्रॉम। बाकियों का मुझे याद भी नहीं है, और याद करने की जरूरत भी नहीं है, निकाल लेंगे, वैल्यू डाल के निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं है? ये तो जल्दी सॉल्व करने के लिए था। इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव, क्योंकि उसकी वेव नेचर है ना, उसकी वेवलेंथ भी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, हाँ या ना? ये तो हो गया यार थ्योरेटिकल, ये तो हो गया, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ गाइज, सो मैं ये कह रहा था मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव। यार क्या ये वेव वाली प्रॉपर्टीज को दिखाता है? इसका मतलब वेव के नेचर में क्या होता था, वेव के नेचर में याद करो क्या था, हमने सबसे बड़ी चीज क्या करी थी, बोलो बोलो बोलो। अरे अभी चैप्टर करके आए हैं यार, वेव नेचर में हम क्या करके आए हैं अभी, नंदिनी? इंटरफेरेंस। वाओ, सो डज इलेक्ट्रॉन शो इंटरफेरेंस? मूविंग इलेक्ट्रॉन शो
it actually does show interference. मतलब दिस वाज अ ग्रेट वैलिडेशन फॉर डी ब्रॉगली, कि डी ब्रॉगली ने कहा कि मूविंग पार्टिकल्स शो वेव नेचर, मूविंग पार्टिकल्स शो वेव नेचर। अब ये तो एक हाइपोथेटिकल बात बोल दिया और मैथमेटिकली बोल दिया, अब तुम इसका कहीं वैलिडेशन तो आना चाहिए। अभी हम चैप्टर पढ़ के आए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था नंदिनी बेटा, इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, लेट अस सी। इंटरफेरेंस में जैसा मुझे समझ में आ रहा है ऐसे था, बेसिकली ऐसे था, एम आई राइट? इंटरफेरेंस में यहां पे एक स्लिट काट दी और यहां पे एक स्लिट काट दी, और पीछे से लाइट आई थी, पीछे से लाइट आई थी, ये ओपेक है। अज्यूम तो ये कर रहे थे कि यहां पे क्या बनना चाहिए, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से यहां पे ब्राइट बैंड बन जाना चाहिए एक, और यहां पर एक ब्राइट बैंड बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं बना, उसकी जगह क्या बन गई, फ्रिंजेस बन गई, फ्रिंजेस बन गई। इसका मतलब यहां पे क्या बन रहा था, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, और फिर हमारे पास ये ब्राइट बैंड होगा, फिर ये डार्क होता जाएगा, एक पॉइंट पे डार्क हो जाएगा, हाँ या ना? ये ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, एम आई राइट? ऐसे बन रहा था, ये फ्रिंजेस बन रही थी, ये ब्राइट होगा, ये ब्राइट होगा, इस तरह से फ्रिंजेस बन रही थी। अब इन्होंने देखा, और डी ब्रोगली के काफी साल बाद था, ऐसा नहीं था कि डी ब्रोगली के टाइम पे ही हो गया, उसके आई थिंक 10-15, आई थिंक मे बी 20 साल बाद। व्हाट दे सॉ, दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कि जाके पीछे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मार दी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मार दी। अब ऐसे सोचो कि यहां पर जो ये स्क्रीन है, यहां पर वो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो लाइट नहीं जलती, फॉस्फोरेसेंस टाइप हो रहा है कुछ, फॉस्फोरेंस बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हैं? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, अच्छा वो हो रहा है मान लो। तो मतलब, तो इसका मतलब देवर अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो किस रीजन में टकराने चाहिए, देवर अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में टकराएंगे और इस रीजन में टकराएंगे, बोलो हाँ। लेकिन इन्होंने देखा ऐसे नहीं है, स्क्रीन से आके जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं ना, तो वो ऐसे टकरा रहे हैं कि यहां पे ज्यादा टकरा रहे हैं, फिर कम होते गए होते गए होते गए, फिर एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट नहीं टकरा रहे हैं, फिर ज्यादा टकरा रहे हैं, फिर नहीं टकरा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और फिर ज्यादा टकरा रहे हैं। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्या बन रहा है? ऐसा रीजन बन रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मैक्सिमा पे टकरा गए मान लो, और फिर कम होते गए, और फिर एक रीजन ऐसा आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकरा रहे स्क्रीन पे। मतलब वो इंटरफेयर कर रहे हैं यार, यार इलेक्ट्रॉन इंटरफेयर कर रहे हैं, वो वेव नेचर दिखा दिया उन्होंने। क्यों गाइज, इज दिस ए गुड वैलिडेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ, क्या बोलते हैं, पार्टिकल? बोलो। दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू बी शोन बाय वेव्स, कि वेव्स हमारी कट जाती हैं और ऐड हो जाती हैं, बट इफ द पार्टिकल इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग, कि वो भी फ्रिंजेस दिखा रहा है, तो दैट मीन्स दैट पार्टिकल इज ऑल्सो अ वेव। किस किस को हजम हुई है बात, या बिल्कुल ही नहीं हुई है? सर मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार मेंस में भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, वो कहते हैं इन YDSC electrons are accelerated through some potential difference and then they are hit on the two slits, find the fringe width। अब यार बात तो वही रहेगी, फ्रिंज विड्थ तो क्या होता था, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, द ओनली डिफरेंस विल बी वेवलेंथ विल बी h बाय mv, या फिर वेवलेंथ विल बी h अपॉन रूट 2m के, और काइनेटिक एनर्जी को लिख देना चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कौन सी वेवलेंथ ले ली, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ली, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ली, कौन सी, डी ब्रोगली वाली। किस किस को ये बात हजम हुई है? मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, इनफैक्ट बना है, गॉट इट और नॉट?
एवरीबडी गॉट इट और नॉट? Yes. मैं तुम्हारा टेस्ट बना रहा था ना जब इंटरफेरेंस का आर्काइव से, तो ये क्वेश्चन इंटरफेरेंस के टेस्ट में था, मैंने हटाया जानबूझ के, मैंने कहा यार ये इंटरफेरेंस में नहीं कराना चाहिए, ये तब कराना चाहिए जब मैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल सिखाऊं, क्योंकि ये टेक्निकली क्वेश्चन इंटरफेरेंस का नहीं है, ये टेक्निकली क्वेश्चन किसका है, किसका है, मॉडर्न फिजिक्स का है, ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन ही नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में तुमने ये सीखा पहले तो कि यार पार्टिकल की भी वेव नेचर होती है, और उसके बाद उसको जाके इंटरफेरेंस में घुसा दिया। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? छोटी सी चीज चेंज कर दी कि जो वेवलेंथ देते थे ना, जनरली लाइट वाले में वेवलेंथ देते थे जैसे 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट मार दी, ये मार दिया, वो मार दिया, अब बस लैम्डा तुम्हें निकालना पड़ेगा, लैम्डा तुम्हें निकालना पड़ेगा कौन से डी ब्रोगली से, दैट्स इट। गॉट इट और नॉट? एनी क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस कैन assume not light but a particle moving at high speed, so it has a appreciable wavelength, a light particle. Am I right guys? हाँ ना में जवाब दे दो यार, वो समझ में भी आ रहा है? Yes, sir. पक्का हजम हो रहा है? इस पे और स्टोरी सुननी है क्या? ये क्या बोलते हैं, मतलब दे ट्राइड कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन से हो जाए, इलेक्ट्रॉन शोड इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर इलेक्ट्रॉन शोड इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उन्होंने कहा चलो कुछ हैवी पार्टिकल को फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन से कराया, उसने भी वेव नेचर दिखा दिया, उसमें भी इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, उन्होंने फिर और हैवी बना दिया, तो और हैवी आई थिंक वो दे वेंट टिल आई थिंक 92 या 93, समझ रहे हो? यह प्रोटॉन का मास अगर 1 मानूं तो 93 मास नंबर तक चले गए थे वो, वहां तक इंटरफेरेंस देख चुके हैं वो। 93 था या माय इंफॉर्मेशन माइट बी आउटडेटेड। तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो दे आर ट्राइंग टू, मतलब अब ऐसा तो नहीं हुआ है कि माधव को फेंका और एक और माधव को फेंका और फिर पता चला उनका इंटरफेरेंस हो गया, मतलब इतने हैवी मास पे वो नहीं पहुंचे हैं, समझ में आ रहा है? बट दे आर ट्राइंग टू गो टू अ हेवियर मास की, आर दे आल्सो शोइंग अ वेव नेचर? गॉट इट और नॉट? ओ गाइस, समझ में आ गया है नहीं आ गया? एवरीबॉडी मैं कुछ हाँ ना में जवाब दोगे ना तो स्टोरी बताऊंगा, अदरवाइज यू डोंट डिजर्व अ स्टोरी। देयर इज अ स्टोरी, आई जनरली टेल दिस स्टोरी इन द क्लास। शुड आई और शुड आई नॉट? यस सर। Yes, sir. स्टोरी सुनने का मन है? भाई पेन रख लो, कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है तो पेन उठा के रख दो, स्टोरी बताता हूं। मैंने जो ये इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस हुआ, ये मैंने एक नॉवेल में भी पढ़ा था, एक नॉवेल में भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, बचपन में नॉवेल पढ़ रहा था, माइकल क्रिक्टन का था शायद, माइकल क्रिक्टन नाम सुना है? माइकल क्रिक्टन का नॉवेल था शायद। अरे यार जुरासिक पार्क वाला ऑथर, अब जुरासिक पार्क नॉवेल तो सुना है ना? हाँ सर। कोई ऐसा है जिसने जुरासिक पार्क नहीं सुना? तो जुरासिक पार्क वाला नॉवेल था, और मतलब उसी ऑथर का था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस नॉवेल का नाम था टाइम लाइन था शायद, या तो टाइम लाइन था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइम लाइन था, टाइम फ्रेम था, क्या तो कुछ कुछ ऐसा ही था, टाइम लाइन था शायद। तो नॉवेल के अंदर क्या होता है, देखो नॉवेल में तो टाइम ट्रेवल पे था, बट उससे पहले ना उसने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, जो मेरे, जब मैं 9th में था तो मेरे सर के ऊपर से गई, सर के ऊपर से गई। उसने एक रियल एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया नॉवेल का प्रेमाइस। उसने कहा जो ये YDSC एक्सपेरिमेंट किया गया, YDSC एक्सपेरिमेंट किया गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देवर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ये 2 स्लिट्स काटी और ऊपर से देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जहां पे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन जहां पर कोलाइड करेंगे, उस पॉइंट को मानेंगे जहां पर स्लिट बन रही है एक तरीके से, हाँ या ना, सॉरी वो फ्रिंजेस बन रही हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम मारी गई तो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, और फिर W/2 पे एंड -W/2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब ये उस लिटरली उस नॉवेल के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है, तो मेरे तो वहीं पे प्राण सूख गए, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, W और -W पे कंस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि यहां पर हो क्या रहा है, मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन मारे,
और यहां से 100 इलेक्ट्रॉन मारे, तो इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से हो सकता है 50 या 20-30 इलेक्ट्रॉन यहां पे कंसेंट्रेटेड है। फिर कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहां पे कोई नहीं टकराया। फिर उसके बाद कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, हो सकता है काफी यहां पे टकराए, काफी यहां पे टकराए, और फिर कंसेंट्रेशन कम होती आ रही है। तुम्हें समझ में आ गया डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का लॉजिक कैसे बनाया। अब उस एक्सपेरिमेंट में जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन की जगह, अच्छा 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ रहे थे, दिन भर में अगर ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहां पर बहुत सारे गिर जाएंगे। मान लो मतलब दिन में 1 लाख इलेक्ट्रॉन गिरा दिए। सुन तो रहे हो मेरी बात? या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने मान लो दिन भर हाँ किया, सर। दिन भर किया, 1 लाख इलेक्ट्रॉन मार दिए, तो 1 लाख का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन जाएगा ना। इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। इंटेंसिटी को ऐसे मानो कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग एट दैट पॉइंट, हाँ या ना? इंटेंसिटी को ऐसे मानो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। किस किस को ये समझ में आ गया? सर अब यहां तक का तो समझ में आ गया, ये ऐसे ऐसे इंटेंसिटी का ग्राफ बन रहा था। अब इन्होंने कहा मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन एक बार में मारें, एक बार में, जैसे पीछे गन थी, वो गन इलेक्ट्रॉन फायर कर रही थी, इलेक्ट्रॉन फायर कर रही थी, उसने 1 सेकंड में 100 फायर करे तो इंटरफेरेंस हो रहा है। मान लो मैं गन धीरे धीरे फायर कर रही है, 100 की जगह 10 फायर कर रही है, तो द ओनली थिंग वुड बी कि उन 10 का इंटरफेरेंस होएगा। लेकिन दिन भर में मान लो उसने एक दिन की जगह मैंने 10 दिन तक कर लिया एक्सपेरिमेंट, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन फेंक दिए उसने, हाँ या ना? 1 लाख इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऐसा ही आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऐसा ही आएगा। अब उन्होंने कहा मान लो गन एक बार में सिंगल इलेक्ट्रॉन फायर करती है, फिर क्या होगा? अब बात समझ में आई या नहीं आई? मेरा हैंग हो गया क्या ये? सर मैं ये कह रहा हूं एक जो गन है वो एक बार में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन फायर करने की जगह एक बार में एक इलेक्ट्रॉन फायर कर रही है। अब उसका इंटरफेरेंस होना चाहिए क्या, ये बताओ जरा। नंदिनी बेटा, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन फायर किया, एक बार में एक, भाई तुम लॉजिक तो ये बना रहे थे इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, और वो इंटरफेयर करे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ तो कहीं पे ज्यादा आए और कहीं पे कम आए। यही तो लॉजिक बना रहे हो, यहां पे ज्यादा आए यहां पे कम आए। अब यार इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरफेयर कर रहा है, हाँ या ना? यही तो कर रहे हो। यस लेकिन सर। लेकिन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन फायर किया, और जब वो दीवार पे टकरा गया उसके बाद दूसरा फायर किया। तो मतलब एक बार में अगर एयर में देखा जाए, इस रीजन में देखा जाए, तो देयर इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एयर भी नहीं, वैक्यूम में कर रहे हैं, तो एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन है उस इस रीजन में? एक ही तो है। अब यार एक है तो इंटरफेरेंस होना चाहिए क्या? किससे इंटरफियर करेगा? इसका मतलब देवर एक्सपेक्टिंग, या व्हाट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन इज कि जब एक बार में एक इलेक्ट्रॉन हवा में है तो योर पैटर्न शुड बी ओनली 2 स्लिट्स, ओनली इस स्लिट के सामने एक ब्राइट और इसके सामने एक ब्राइट, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? हिया बेटा समझ में आया है? हेलो? आ गया सर मेरे को समझ कि में। भाई एक बार में अगर हवा में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लॉजिकली इट मेक सेंस कि उसके पास इंटरफेयर करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस सर। तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन या तो इसके सामने गिरेगा, स्लिट 1 से निकलेगा तो, और स्लिट 2 से निकलेगा तो इसके सामने गिरेगा। अब तो फ्रिंज नहीं बननी चाहिए ना। अब तुम कहोगे ओके दे सॉ फ्रिंजेस, अभी भी फ्रिंजेस बन रही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, मतलब तो ये तो अजीबोगरीब चीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन सिंगल स्लिट से डबल स्लिट हैं, एक बार में किसी एक स्लिट से जाएगा, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन हवा में है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने 10 दिन तक किया, मान लो 10 दिन में 1 लाख इलेक्ट्रॉन धर 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 करके मार दिए उसने, हाँ या ना? उस गन ने। तो उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा गया तो वो अभी भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। अब क्वेश्चन ये बना लोगों के पास कि ये इलेक्ट्रॉन किससे इंटरफेयर कर रहा है? एक बार में तो हवा में एक ही था। समझ में आया कि नहीं आया?
एंड दिस थिंग आई थिंक वाज इज नॉट राइट रिजॉल्व्ड। तो मतलब लोगों ने फिर ये कहा कि यार इंटरफेयर किससे कर रहा है वो छोड़ो, हमें देखना है ये कौन सी स्लिट से निकल रहा है, ये इस स्लिट 1 से निकल रहा है या स्लिट 2 से निकल रहा है। समझ में आई बातें नहीं आई? पता तो चले ये एक बार में एक इलेक्ट्रॉन फायर कर रहे हैं, ये यहां से निकल के गया या यहां से निकल के गया। तो उन्होंने क्या किया, स्लिट के आसपास कैपेसिटर टाइप बना दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, यहां पर बैटरी लगा दी। अब ये जब चार्ज हो गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसके अंदर से चार्ज फ्लो करेगा, तो उसके अंदर एमीटर में या कहीं पे कुछ डिफ्लेक्शन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एनीबॉडी गॉट इट और नॉट? हाँ सर। मतलब बेसिकली एक डिटेक्टर लगा दिया वहां पर स्लिट के सामने, एक डिटेक्टर लगा दिया स्लिट के दोनों तरफ कि भैया अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो पता चल जाएगा हमें। बताओ बच्चों फिर क्या हुआ होगा, कौन सी स्लिट से निकला होगा इलेक्ट्रॉन? सर दोनों में दिखा होगा। एक्चुअली जानते हो क्या है, निकला तो एक से, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न ही चला गया, फिर 2 स्लिट ऐसे दिखने लगा। इलेक्ट्रॉन को पता चल गया मेरे को पकड़ रहे हैं, उसने कहा भाड़ में जाओ, आई विल स्टॉप शोइंग वेव नेचर। पार्टिकल नेचर शो करना है। मतलब तुम किसी चीज को स्टडी करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करा तो पता चला तुम्हारा कंडीशन। देखो मैं तो स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब आई एम नॉट टीचिंग एट दिस पॉइंट। मैं तो बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सही में करे हैं और ये एक्सपेरिमेंट के अंदर ये ब्लंडर्स हुए। ब्लंडर्स भी ना कहो, एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि भाई वो इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर दिखाना क्यों बंद कर दिया। जब उसको पकड़ने की कोशिश करी कौन सी स्लिट से निकल रहा है, पकड़ में आ गया एक से ही निकल रहा है, लेकिन उसने वेव नेचर क्यों नहीं दिखा रहा। और जब वो हम चेक नहीं कर रहे थे तो पूरा इंटरफेरेंस दिखा रहा है। तो नॉवेल वाले ने एक प्रेमाइस दिया और उस पर पूरा नॉवेल बना दिया। माइकल क्रिक्टन ने बेसिकली प्रेमाइस दिया। उसने प्रेमाइस जानते हो क्या दिया? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? उसने ये नहीं किया जो ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने वाला झंझट नहीं किया, उसने कुछ और ही किया है। एनीबडी उसने नॉवेल में क्या बोला होगा? उसने कहा थ्योरी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन इंटरफेयर तो कर रहा है, तभी तो इंटरफेयर करेगा तभी फ्रिंजेस दिखाएगा, हाँ या ना? लेकिन हवा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसने कहा मल्टीपल यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स है और अदर यूनिवर्सेस के इलेक्ट्रॉन से इंटरफेयर कर रहा है। और अगर अदर यूनिवर्सेस के इलेक्ट्रॉन से इंटरफेयर कर रहा है तो इसका मतलब दिस इज लाइक अ प्रूफ ऑफ मल्टीवर्स। एंड इफ दिस इज अ प्रूफ ऑफ मल्टीवर्स, क्या समझ में आया? तो हम तो ठीक सर है, उसने हम ये कैसे जस्टिफाई किया उसने फिर? जस्टिफाई नहीं किया ना। अब देखो नॉवेल के अंदर तो यार मतलब ठीक है, नॉवेल के अंदर तो ये एक थ्योरी हो गई, अदरवाइज कहां किससे इंटरफियर कर रहा है? तो किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी। लोगों ने ये भी एक्सप्लेनेशन दी कि इलेक्ट्रॉन है वो जब आके जा रहा होता है ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब फायर करोगे तो वो 2 में स्प्लिट कर देता है और वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और फिर ये आपस में इंटरफियर करते हैं। ये किसी और ने एक्सप्लेनेशन दी। नॉवेल वाले ने अपनी ये एक्सप्लेनेशन दी कि यार दूसरे यूनिवर्स के इलेक्ट्रॉन से इंटरफियर कर रहा है एंड दिस इज अ प्रूफ ऑफ क्या बोलते हैं मल्टीवर्स। तो नॉवेल के पहले 10 पन्ने में या 15 पन्ने के अंदर उसने एक तरीके से उसको भूमिका बनाई है अगले 500 पन्ने के नॉवेल पे कि अच्छा ठीक है, बाद में मैं कुछ बकवास उछालने वाला हूं कि भाई उसके अंदर टाइम ट्रेवल नहीं, हाँ टाइम ट्रेवल भी करेंगे और दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रेवल करेंगे। हम अपने ही पास्ट या फ्यूचर में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो तो आगे का उछाला है नॉवेल के अंदर, बट उसने उससे पहले 10-15 पन्ने में उसके पीछे बैकग्राउंड दिया कि हाउ देयर कंपनी या हाउ देयर रिसर्च प्रोग्राम या व्हाटएवर जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हाउ दे केम टू अ कंक्लूजन दैट मल्टीवर्स एग्जिस्ट्स। दे वर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वो पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी क्यों, उसको कैसे जस्टिफाई किया? जब अरे उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तब उसने क्यों दिखाया पार्टिकल नेचर? ये तो मैं तो कहता रहा हूं ना कि ये चीज तो फिर मैंने नेट पे सर्च मारा था तब पता चला कि यार वो फ्रिंजेस हट जाती हैं अगर तुम उसको ढूंढ लेते हो तो। अब एक्सप्लेनेशन तो मेरी भी समझ में नहीं आई और एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट इवन श्योर कि है या नहीं है, ठीक है। और ये तुम्हें लिखना नहीं था, ये तो जस्ट फन फैक्ट था, ठीक है, कि 3-4 साल नहीं 5-6 साल पहले मैंने ये बैठ के इस पे नेट पे सर्च मार रहा था। सो दिस केम टू माय नोटिस। तुम तो ये मान के चलो कि यार देखो इलेक्ट्रॉन भी वाईडीएससी दिखाता है। क्या दिखाता है?
इलेक्ट्रॉन भी YDSC दिखाता है। सो पहले आया आइंस्टाइन और फिर आया डी ब्रोगली, और दोनों से हम सेम इक्वेशन पे पहुंची थे। ये 1930 के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1900 के आसपास था जो स्टोरी आई। लेकिन बीच में आया नील्स बोर, और मैं ये कह रहा हूं, मैं शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। टॉपिक क्या चालू हो चुका है, मॉडर्न फिजिक्स का अगला टॉपिक चालू हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नील्स बोर के टाइम पे, इसका मतलब पार्टिकल्स वर नॉट वेव, क्योंकि नील्स बोर ने बात करी थी 1915 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझ में आई बात है, नहीं आई? तो बीच की बात है ना ये तो। आइंस्टाइन ने तो कहा कि भाई E इज mc², फोटोन पे लगा दिया mc इज h/λ, हाँ या ना? फोटोन पे ये इक्वेशन लगाई। तो डी ब्रोगली ने तो अभी तो कुछ बोला ही नहीं था। आज की डेट में डी ब्रोगली की जगह हम नील्स बोर का नाम लेते, अगर नील बोर ने ये बात बोल दी होती तो, हाँ या ना? क्योंकि नील बोर ने डी ब्रोगली वाली बात को यूज किया था टेक्निकली। कैसे यूज किया था तुम्हें पता है, तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री में। नील्स बोर के ऑलमोस्ट सारे पोस्टुलेट गलत हो चुके हैं, सिर्फ एक पोस्टुलेट को छोड़ के। कौन से वाला? एनीबॉडी? स्पेसिफिक ऑर्बिट। व्हाट? इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहते हैं। ओए डूड चिल। नील्स बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर याद आ रहा है? उसने कहा था इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। बाद में पता चला जी ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल थ्योरी भी तो आई थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, श्रोडिंगर भूल भाल गए क्या? तुमने पढ़ा होगा यार क्लास 11th में। अच्छा, याद क्वांटम है। थ्योरी। हाँ, तो कुछ ज्यादा तो समझ में आया नहीं होगा, लेकिन कुछ इतना तो समझ में आएगा कि वो था। तो नील्स बोर वाली चीज तो कैंसिल हो चुकी है। इसका मतलब नील्स बोर वाली थ्योरी का कोई एक पोस्टुलेट है जो कि अभी भी स्टैंड कर रहा है। याद आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम वाला। याद आया? एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट क्या था? MVR इज NH/2π। ये आज भी स्टैंड कर रहा है। और याद करो, नील्स बोर ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिया था कोई एक्सप्लेनेशन? बस कह दिया था MVR इज NH/2π। इसका एक्सप्लेनेशन देता तो डी ब्रोगली की जगह हम नील्स बोर का नाम लेते, क्योंकि उसने बेसिकली क्या यूज किया कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं ऑर्बिट में, और वो ऐसे ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फिट हो जाए। वो ऐसे ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ परफेक्टली सरकमफेरेंस पे फिट हो जाए। फिट हो जाने का मतलब क्या हो गया? फिट होने का मतलब ये हो गया, ये वेवलेंथ है लैम्डा, ये वेवलेंथ है लैम्डा, ये वेवलेंथ है लैम्डा। तो हमने मान लो ये कहा कि n वेवलेंथ फिट हो गई, रेडियस r हो गया, तो हम क्या कहेंगे? 2πr शुड बी n लैम्डा। 2πr शुड बी n लैम्डा। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। हिया बेटा समझ में आया या नहीं आया? 2πr हो गया सरकमफेरेंस, शुड बी n टाइम्स वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ? कैसा वेवलेंथ? कहां का वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन वेव। ये बात तो उस टाइम पे थी ही नहीं 1915 में, इसीलिए किसी ने बोला नहीं। अब इससे ये वाला पोस्टुलेट प्रूव हो जाएगा। कैसे? वेवलेंथ कौन से वाली? डी ब्रोगली वाली। तो लैम्डा इज h/mv, हाँ या ना? प्रूव हो गया। MVR is NH/2π. So basically this postulate is based on wave nature of electron. बट उस टाइम पे इसकी कोई थ्योरी नहीं थी कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है। तो आज की डेट में अगर उस टाइम पे नील्स बोर ने कहा होता, बस इतना कहा होता
कि यार देखो ऐसा है, मैं वेव मान रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को और मैं कह रहा हूँ वेवलेंथ फिट हो रही है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, सच दैट कि वो स्टैंडिंग वेव ऐसा हो जाए कि प्रॉपर वेवलेंथ फिट हो जाए, उन्हीं रेडियस में चक्कर काटेगा, वो उन्हीं वेवलेंथ रेडियस में चक्कर काटेगा जहां पर वेवलेंथ फिट होती है, हाँ या ना? तो ये पोस्टुलेट के हम आज की डेट में डी ब्रोगली की जगह किसका नाम ले रहे होते? बोलो। नील बोर। नील बोर का ले रहे होते, हाँ या ना? तुम लोगों को ये याद नहीं था कि ये एंगुलर मोमेंटम इज nh/2 कैसे बच्चे हो भाई? याद था सर। अरे तो मैं कह रहा हूं एक ऐसा पोस्टुलेट जो आज तक स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ या ना? अब ये मत कहना कि एंगुलर मोमेंटम mvr कैसे होता है, पार्टिकल इन सर्कल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा? r क्रॉस p, r क्रॉस mv, r क्रॉस mv क्या हो जाएगा? mvr हो जाएगा, हाँ या ना? किस किस को समझ में आ गया है? एवरीबडी? यहां तक का लिख लिया सबने? बाय द वे दिस इज इन योर एनसीईआरटी, किसी ने गलती से खोल के देखी हो तो। ये डायग्राम भी है, और बोलो, लिख लो तो बता देना यारो, लिखा नहीं लिखा? सर तो नील बोर सर इस रिजल्ट तक पहुंचा कैसे जब उसने ये एजम्पशन मानी नहीं थी? यार हो सकता है, देखो अब मैं 1915 में थोड़ी बैठा हूं ना, मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी है ना ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, ठीक है? तो मतलब आई डोंट नो कि वो कैसे पहुंचा, ना मेरा कुछ खास पढ़ने का मन, मतलब हो सकता है एक्सपेरिमेंटली पहुंचा हो कि भाई एक्सपेरिमेंटली बार बार ऐसा आ रहा है, एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं एक्सप्लेनेशन। हो सकता है कि उसको एक्सप्लेनेशन पता हो ये वाली और गट्स ना हो बोलने के, ये भी हो सकता है कि भाई मैं कुछ ऊट पटांग बोल दूं और ये क्या बोलते हैं सब हंसे, हो सकता है नहीं हो सकता? यस सर। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता उसकी, या तो उसकी ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी हो तो वो पढ़ूं मैं, या बायोग्राफी पढ़ूं कि यार उसने ये रिजल्ट कैसे निकाला था, हाँ या ना? इतना मुझे पता है कि उसने रिजल्ट दिया था, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो देर आर टू ओनली टू थिंग्स पॉसिबल, या तो उसको पता ही नहीं था एक्सप्लेनेशन, तो हो सकता है एक्सपेरिमेंटली निकाला हो कि बार बार कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पता चला यही वैल्यू आ रही है हमेशा, मल्टीपल ऑफ h/2 आ रही है, हाँ या ना? या हो सकता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली नहीं, उसको ये आइडिया हो कि ये चीज कर रहा हूं मैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बोलूं कैसे, बोल देता तो आज की डेट में हम ये कहते हैं मैटर वेव का आइडिया किसने दिया? बोर ने दिया। हजम होगी बात या नहीं हो गई? आगे बढ़े। मैं ये कह रहा था, अच्छा यार बहुत सारे ना क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक बार जरा फॉर्मूला लिख लेता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, मुझे याद भी नहीं है। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे हैं। यार ये पता है कि ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बड़े अजीब से आते हैं, अगर केमिस्ट्री में भी देखे हो तो, कुछ भी कर रहे होते हैं, ये कह दिया अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो 2 टाइम्स कर दिया, चार्ज 2 टाइम्स कर दिया, तो रेडियस Rn कितने टाइम्स हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन देखे हैं ना? हेलो गाइस, हाँ ना में जवाब दे दो। यस सर। ऐसे दिए हैं ना क्वेश्चन कि भाई मास की जगह ट्वाइस कर दिया, और अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जगह 3 टाइम्स कर दिया, तो एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा? अब यार वो क्वेश्चन में तो इसका मतलब पूरा फॉर्मूला ये रटेंगे क्या हम, हाँ या ना? शहीद नहीं हो जाएंगे? किसी ने ट्राई तो नहीं किया था फॉर्मूला रटने का 11th में?
11th क्लास में ट्राई किया था केम के अंदर? किस किसने किया था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आए होंगे केमिस्ट्री में। कभी वेलोसिटी के साथ मजे ले रहे होंगे, कभी आरएन के साथ कर रहे होंगे, कभी एनर्जी के साथ कर रहे होंगे, ईएन के साथ। सर इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी वैसे। उसके बिना ही काम चल गया था। हाँ सर, कैसे? नहीं आए इस पे कभी क्वेश्चंस। पता नहीं यार, मतलब मैं तो, इसका मतलब या तो तुम लोगों ने तैयारी करते हुए इतने ध्यान से किया या नहीं, क्योंकि मैं तो अपने टाइम पे 11th क्लास में ना बड़ा दुखी हो गया था केम के अंदर। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन देखे मैंने लाइन से, ऐसे पता चला 7-8 क्वेश्चन थे, और मेरे से तो मतलब मैंने कहा यार ये रटूंगा क्या फॉर्मूले। सर हमें कराया था लेकिन ये नहीं बोला था कि इसको रटने की जरूरत है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, ये तो दिखाई दे रहा था ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई मास डबल हो गया, चार्ज कुछ टाइम हो गया, तो अब बता दो आर एन कितने टाइम हो जाएगा, वी एन कितने टाइम हो जाएगा, इतने ई एन कितने टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं भी ये कह रहा हूं कि मत रटना, मत रटना, लेकिन इसको डिराइव करना सीख लो। डिराइव करना सीख लो। कर दें, डिराइव कर दें। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज जेडी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड चक्कर काट रहा है, हाइड्रोजन टाइप है, हाइड्रोजन टाइप है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पे तो चार्ज जेडी पॉजिटिव हो गया, जेड हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मास m हो गया, इसको वेलोसिटी v दे दो। हम कह देंगे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, k q1 q2, q1 हो गया ze, q2 हो गया e बाय आर स्क्वेयर इज mv स्क्वेयर बाय आर, इज mv स्क्वेयर बाय आर। एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी, दूसरी बनेगी नील्स बोर का mvr इज nh/2 से, हाँ या ना? एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। उसके बाद इन दो से मैं v और r निकाल सकता हूं, v और r। एक काम करते हैं, चलो कोई एक निकाल लेते हैं यार, रेडियस निकाल लेते हैं, k z स्क्वेयर बाय r इज m, v स्क्वेयर को लिख दो n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर r स्क्वेयर। इस r को काट दो, r आ जाएगा n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय, एक m भी कट गया, के जेड ई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर इंटू m। यही था आंसर में, r था n स्क्वेयर h स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर जेड, के एम ई स्क्वेयर जेड, बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू भी रट ली हमने, ये आ जाती है 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड। ये याद करना, ये जरूर याद कर लेना, जेड एंगस्ट्रॉम। एवरीबॉडी, ये आर एन का फॉर्मूला हो गया। वी एन का फॉर्मूला, इस बार आर एलिमिनेट कर देना, क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, आर को लिख देना एन एच बाय 2 पाई एम वी इज एम वी स्क्वेयर बाय, ये वाला आर तो कट ही चुका है, ये वाला आर तो कट ही चुका है, ठीक है, इज एम वी स्क्वेयर, एम हट गया, वेलोसिटी मास के इंडिपेंडेंट आती थी, v आ जाएगा के जेड ई स्क्वेयर 2 पाई, एक v भी कट गया, बाय एन एच। ये बन जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर 6 z बाय एन मीटर पर सेकेंड। ये याद कर लेना। निकालना आ गया, नहीं आ गया? एवरीबॉडी, गाइस गॉट इट? सो रहे हैं? अरे जाग जाओ मित्रों, सब सो रहे हैं। क्षितिज, जग रहे हो? यस सर। और प्रतीक, यस सर। समझ में आया है? हाँ सर। ये आता था डिराइव करना, वी एन और आर एन? हाँ आता था सर। क्या स्कूल में कर लिया था? नहीं सर ने कराया था ना, विवेक सर ने। अच्छा, केमिस्ट्री सर ने करा दिया था।
गुड, हाँ चलो केमिस्ट्री सर करवा चुके। हे उन्होंने कैसे करा दिया? उस टाइम पे तुम्हें ये फॉर्मूला आता था के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज एम वी स्क्वायर बाय आर। बस करा दिया था सर ने। हाँ सर कराया था, बता दिया था। 11th क्लास में करा दिया था। हाँ सर। यस सर। भाई डूड है वो है डूड। ठीक है, उन्होंने कहा लो कर लो, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी क्या होगी? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू वन है, इसमें साइन के साथ पुट करते हैं चार्ज, क्यू टू बाय आर। साथ में हमारे पास फॉर्मूला क्या था? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई कैन सिंपली से दिस इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दिस इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, एंड यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, दिस इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना? किस किस को ये पल्ले पड़ गया? यहाँ से वो वाली बातें भी हो गई जो हम पहले करते थे, ये भी कराया होगा सर ने फिर कि भाई टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली नहीं पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 2 टाइम्स टोटल एनर्जी विद साइन। हाँ या ना? ये फॉर्मूले याद आ रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया फिर। और यहां पर वेलोसिटी का डाल देना माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यार वी कहाँ था? वी ये था, इसको डाल दो वी स्क्वायर करके, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सारी चीजें डाल देंगे तो बन जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कितना? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरीबॉडी गॉट इट? दिस इज योर टोटल एनर्जी। देखो मैं बैठ के पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाने वाला, आई एम अज्यूमिंग कि बाकी सब तुमको आता होगा। ये तो पता होगा कि भाई जब ये ऊपर से नीचे टपकेगा, मान लो एन से नीचे तक 1 तक जा रहा है, तो कितनी पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं? पॉसिबल ट्रांजिशंस n(-1/2). गॉट इट? याद है या नहीं है? याद है भाई ऐसे हो सकता है ना कि यहां गिर जाए, फिर ये हो सकता है यहां से सीधा यहीं पे गिर जाए, या यहां से यहां गिर जाए, यहां से यहां गिर जाए। हाँ या ना? अच्छा यहां पे पहुंच गया अगर, तो यहां से यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसमें ध्यान रखना प्लीज, ये पॉसिबल ट्रांजिशन है, सारे एक साथ एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आ रहा? मैं ये कह रहा हूं, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई एक्साइटेड स्टेट में है, 3 एक्साइटेड स्टेट में है। 3 एक्साइटेड स्टेट मत कहो, n इक्वल टू 3 पे है, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो 3 एक्साइटेड स्टेट में बोलना गलत है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है या n इक्वल टू 3 पे है। तो यहां से अगर नीचे टपक रहा है तो मैक्स सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है या सिंगल एटम है जो कि इस पे n इक्वल टू 3 पे एक्साइटेड है। इसमें मैक्सिमम ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं बता दो? मैक्सिमम ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ तो 2 ही हो सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा। मान लो 5 होता, 1 2 3 4 5, इसमें मैक्सिमम ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, सिंगल एटम है, अगेन द कीवर्ड इज सिंगल एटम में।
इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 4 2 3 4 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 1 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। तुम कहोगे फिर वो क्या होता है? nn-1 5 into 4/2 nn-1/2 दैट्स 10। 10 तो पॉसिबल है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल एटम नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पॉसिबिलिटीज कितनी है? 10 है। ये समझ में आया सबको या नहीं आया? क्योंकि इस पे कई बार न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। वो न्यूमेरिकल वाला ना स्पेशली मेंशन कर देगा एक छोटी सी लाइन, अ सिंगल एटम इज टेकन टू n equal to 5 and it is then de-excited. What is the number of maximum number of wavelengths formed? बच्चे सोच रहे हैं 5 से गिराया nn-1/2। मैंने कहा पागल हो गए हो, पढ़ तो लो, या सिंगल एटम बोल रहा है वो। सारी पॉसिबिलिटी थोड़ी पूछ ली तुमसे। समझ में आई बात या नहीं आई एवरीबॉडी? अरे हाँ ना में जवाब दो हाँ यार। सर हाँ आ गया ना? तो ठीक है, थ्योरी खत्म हो गई, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। गाइस पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन या ज्यादा छोटा है? हेलो, सही है सर। सही है? तो पढ़ के करने का प्रयास करें। यू हैव गॉट 2 minutes टू ट्राई टू थिंक दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा सोच लो इसे, फिर मैं समझाता हूं। चलो गाइस क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है अ फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट इज इनिशियली एक्सपोज टू स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड टू सेकेंड एनर्जी लेवल। अच्छा जी, हाइड्रोजन गैस सेकेंड एनर्जी लेवल तक एक्साइट किया, तो 2 से 1 तक का जो ट्रांजिशन हुआ 13.6 इंटू 3/4, इस एनर्जी का फोटोन मारा प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। प्लेट का वर्क फंक्शन 5 है। ये पहली लाइन से मुझे समझ में आया है। किस किस को समझ में आया? ये समझ में आया है ना? 2 से 1 का ट्रांजिशन जो हुआ, उससे जो फोटोन निकला, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दिया और फिर इलेक्ट्रॉन निकला। हाँ या ना? ये पहली लाइन में ही हो गया है। अब क्या कह रहा है? लेटर when the same plate is exposed to spectrum of unknown hydrogen like gas excited to second energy level। अब हाइड्रोजन लाइक है तो हम कहेंगे 13.6 Z² इंटू 3/4, ये एनर्जी का फोटोन आके टकराएगा, सेम प्लेट पे मारा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। It is found that the de Broglie wavelength of the electrons now ejected decreased इतने टाइम्स। ओके, इतने टाइम्स, इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। मतलब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 थी, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ λ2 थी। अब ये कह रहा है जो λ2 है वो λ1 डिवाइडेड बाय √6.1 हो गई। डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड करती थी काइनेटिक एनर्जी पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जैसे λ2 को क्या लिख दोगे? h/√2m काइनेटिक एनर्जी 2 शुड बी h/√2m काइनेटिक एनर्जी 1 √6.1। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 शुड बी 6.1 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी बोल रहा होगा? मैक्सिमम वाली बोल रहा होगा। ठीक है, किस किस को ये समझ में आया है? तो इक्वेशन क्या बनेगी? 13.6 इंटू 3/4 माइनस वर्क फंक्शन शुड बी काइनेटिक एनर्जी 1, और दूसरे में बन जाएगा 13.6 इंटू Z² इंटू 3/4 माइनस वर्क फंक्शन इज काइनेटिक एनर्जी 2। दोनों का रेशो ले लो तो ये बन जाएगा 13.6 इंटू 3/4 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन 13.6 Z² इंटू 3/4 माइनस वर्क फंक्शन
is K1 by K2. K1 by K2 is basically 1 upon 6.1. किस किस को ये समझ में आ गया? अब तुम कहोगे इतना लंबा क्वेश्चन क्या मेंस में आएगा या नीट में आएगा? नहीं आएगा, इसका पार्ट आएगा और आया भी है। तुम आर्काइव उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं बैठ के इस चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, हाँ या ना? ये सॉल्वेबल है इक्वेशन। अभी कितने अननोन है इसमें? इस इक्वेशन में 2 अननोन है, वर्क फंक्शन भी अननोन है और z भी अननोन है। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर दिस न्यू गैस डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइमन लाइन एंड बाल्मर की सीरीज लिमिट, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, हाँ या ना? ऐसे होता है ना हाँ सर। सर कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हायर हो गए। तो जो भी 1 पे गिरते थे वो वाली लाइनें लाइमन होती थी और लाइमन बाल्मर, बाल्मर वो होती थी जो 2 पे गिरने वाले होते थे, हाँ या ना? बाल्मर होते थे जो 2 पे गिरते थे। गॉट इट? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइमन लाइन एंड बाल्मर की सीरीज लिमिट। बाल्मर की सीरीज लिमिट तो हो गई, बाल्मर की सीरीज लिमिट तो हो गई इंफिनिटी से 2 पे गिरना, और फर्स्ट लाइमन लाइन हो गई 2 से 1 पे गिरना। तो ये हो गया 13.6। और ये किसके लिए बोला है? फॉर दिस न्यू गैस 13.6 जेड स्क्वेयर इंटू 3/4 माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर इंटू 1/4. This is the difference of energy he is talking about. First line of Balmer and Lyman, first line of Lyman and Balmer की series limit, इनका जो energies का difference है is 2 times the ionization potential of hydrogen. Ionization मतलब 1 से लेकर infinity पे ले जाना, तो that is 13.6 इसके बराबर है। 2 times बोला है ना इसके, 2 times, इसके 2 times है। किस किस को ये समझ में आया है? हो गया सर। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन हो चुका, ये काट दो। 3/4 माइनस 1/4 इज 2/4, z इक्वल टू 2 आ गया, z इक्वल टू 2 आ गया। z इक्वल टू 2 की वैल्यू यहां डाल दो तो यहां पे 2 स्क्वायर आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन आ जाएगा। गाइस किस किस को ये क्वेश्चन लगा कि अच्छा क्वेश्चन था या आसान था? कुछ तो बोलो। केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से टफ है नंदिनी? सर सेम सा ही है, ज्यादा अच्छा, फर्क नहीं है। ऐसा इसका मतलब भैया ने ऐसे करा रखे हैं, विवेक सर ने ऐसे करा रखे हैं क्वेश्चंस। हाँ सर। गुड गुड, उन्हें केमिस्ट्री में ही दे मारे। गुड, नहीं सर, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा था, वरना हो जाता है, केमिस्ट्री में आता था। ठीक है, चलो अगला देते हैं। गाइस पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन? एवरीबॉडी? हाँ भाई बोलो बोलो, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? आ रहा है। ट्राई करेंगे? देखो मेरे को इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं कराना, बस क्वेश्चन कराने हैं, तो थोड़ा सा ट्राई कर लो। तुम्हें चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। चलो अगर अगर इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? मे भी उससे समझ में आए। इससे आसान क्वेश्चन देता हूं। इनफैक्ट ये आसान वाला आया है, प्रीवियस ईयर में आया है। लेट अस सी, अगर मैं आसान वाला दूं, आसान वाला पढ़ने में आ रहा है? सर थोड़ा सा बड़ा कर दो। और बड़ा कर दूं? अब हाँ ठीक है।
देखो स्टोरी ये है, ये वाला कर लेते हैं पहले। अरे ऊपर ही भाग गया यार। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। ये हमारा प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इंफिनिटी पे है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अप्रोचिंग द प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी विद काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। The proton captures the electron and forms a hydrogen atom in first excited state. First excited state is n equal to 2. यहां पर टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? यहां पर टोटल एनर्जी होनी चाहिए -13.6 by 4. 13.6 by 4 कितना हुआ? 3.4. तो यहां पे एनर्जी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी होनी चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम ये बता दो इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी कितनी एनर्जी लूज करी? इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी? 0 नहीं थी। इनिशियल टोटल एनर्जी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ध्यान रखना काइनेटिक भी इंक्लूडेड है और पोटेंशियल भी इंक्लूडेड है। और यहां ध्यान रखना इस टोटल में भी काइनेटिक भी इंक्लूडेड है और पोटेंशियल भी इंक्लूडेड है। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 मानी है, रेफरेंस लेवल, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं एनर्जी का लॉस कितना हुआ है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जो फोटोन निकलेगा इस प्रोसेस के दौरान वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? केमिस्ट्री में कभी ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं होता था कि यार इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, हाँ या ना? यहां पर अब कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है, इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, फिर कहेंगे फोटोन कितने का निकले? 5.4 का निकला। अब ये कह रहा है द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेट जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है। इससे वर्क फंक्शन दे दिया कि उसका वर्क फंक्शन जो ये फोटोन निकला ये किसी मेटल प्लेट पे मार दिया। मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 12400 डिवाइडेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना? 12400 डिवाइडेड बाय 4600, ये बन गया 2.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन हो गया। अब ये बता दो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ये हो जाएगी 5.4 माइनस 2.69, ये बन गया 2.7, ये बन गया 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? बी ऑप्शन है। डन। गाइस हो गया? अरे हाँ ना में जवाब दो यार। हाँ सर। बढ़िया था? नहीं था? अब आ जाए जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैं कराना चाहता था। लिख लिया ना सबने? हाँ गाइस क्वेश्चन पढ़ें, क्या कह रहा है? A photoelectric plate is initially exposed to spectrum of hydrogen gas excited to second energy level. ये तो मैं करा चुका यार, सॉरी गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ गाइस क्वेश्चन है photo electrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on a surface of work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहना चाह रहा है कि ये लाइट मारी, इसकी एनर्जी है 12400 डिवाइडेड बाय 4000, दैट्स 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। ये फोटोन आके हिट किया, सरफेस का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी सही है भाई, ये भी ठीक है। और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। मैंने कहा भैया निकल गए,
उनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 3.1 माइनस 1.9। ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्स तक सारी हो सकती है, ये भी याद रखना। मैक्सिमम कितनी हो गई हमारी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अब ये कह रहा है these electrons pass through a region containing alpha particles। ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए He2+। अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गया अल्फा पार्टिकल से टू फॉर्म He+, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n=5 पे। तो इसका मतलब, पागल ना दिया, इसका मतलब है फोटोन जो निकला उसकी एनर्जी कितनी होगी ये पूछ सकते हैं। तो हमने कहा ये n=1 है, n=2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 पे टोटल एनर्जी कितनी होती है? 5 पे टोटल एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर दैट इज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटर जिंदाबाद। 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया -2.176 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे थी 1.2, और जब ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से n=5 पे आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी होगी -2.176। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 1.2 प्लस 2.176। इतने का चेंज आया ना, इतनी लूज करी है, तो ये कितना आ गया हमारा 3.376। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलेगा, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलेगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था वो, कितने टोटल फोटोन्स पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट, टोटल नहीं, कितने डिफरेंट एनर्जीज के फोटोन्स पॉसिबल हैं। अब मैं कह सकता हूं n इंटू n-1/2 दैट्स गोइंग टू बी 10। बच्चे जो 10 आंसर लिख के आएंगे वो गलत होंगे, प्लस 1, 11 वुड बी द आंसर। किस किस को ये समझ में आया? +1 क्यों किया क्षितिज? +1 क्यों किया? सर वो इंफिनिटी से 5 पे आ रहा है। एग्जैक्टली, इंफिनिटी से 5 वाला भी तो फोटोन काउंट करोगे। तो पॉसिबल डिफरेंट एनर्जीज कितनी है? पॉसिबल डिफरेंट एनर्जीज कितनी है? 11। हाँ या ना? अरे समझ में भी आ रहा है बालक या नहीं आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन देख लें, 99 का क्वेश्चन है, JEE 99। पागल ना दिया, क्या बोल रहा है ये? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में बन गए। अब ये कह रहा है फाइंड द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फोटोन्स दैट बिटवीन लाइंग बिटवीन 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज दैट आर लाइकली टू बी एमिटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन। ये ड्यूरिंग वर्ड इसलिए काउंट किया इसने कि और ये वाले को भी काउंट करो, हाँ या ना? ये 2 और 4 के बीच में थी ना, ये 2 और 4 के बीच में थी, हाँ 3.376 थी। अब मुझे देखना है बाकी के ट्रांजिशंस में, 10 ट्रांजिशंस में कितने ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 2 और 4 के बीच में लाई कर रही है। किस किस को ये समझ में आया? ओए पल्ले भी पड़ा है, क्या करेंगे यार इसमें? सबको निकाल के देखेंगे या थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इंटू 4, 54.4, सही है। ये कितनी हो जाएगी? -13.6
अगली कितनी हो जाएगी? 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली कितनी हो जाएगी? -3.4 और ये थी -2.176। तुम्हें ये भी पता है कि नीचे गैप ज्यादा होता है एनर्जी का, ऊपर कम होता जाता है, दिख रहा है? 1 से 2 का गैप बड़ा है एज कंपेयर से 2 to 3 का गैप, एज कंपेयर टू 3 to 4 का गैप, एज कंपेयर टू 4 and 5 का गैप। ये सबको समझ में आ रहा है? एनर्जीज का जो गैप है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का गैप है ऑर्बिट्स के अंदर, 1 and 2 में बड़ा गैप है, 3 and 2 में छोटा है, 4 and 3 में और छोटा, 5 and 4 में और छोटा। वो बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है कि 5 पे है इलेक्ट्रॉन, 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 से 4 पे गिरेगा तो कितना एनर्जी का गैप आएगा ये बताओ जरा? 3.54 minus 2.1, 3.4 minus 2.1। आई डोंट थिंक दिस इज लाइंग बिटवीन 2 and 4। एम आई राइट गाइज? ये 1 point something आ रहा है। किस किस को ये समझ में आया? 1.3 कुछ आ रहा है, तो ये नहीं है। 6.04 minus 2.176, ये 4 से कम है, 3 से ज्यादा है। ये वाला ट्रांजिशन काउंट करना है। ये फोटोन जो निकलेगा ये 3 और 4 के बीच का होगा, हाँ या ना? अब उससे नीचे वाला दिख रहा है 13.6 और 2.176, ये तो हमारा 10 से भी बड़ा हो गया। उससे अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही खराब हो गया तो ये भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो और भी बड़ा होगा। अब मैंने कहा ट्रांजिशन चेक करो 4 से 3 का। 4 से 3 वाले में गैप कितना आ रहा है? 6.04 minus 3.4, हाँ या ना? ये कितना आ रहा है हमारा? 6 minus 3.4, 2 point something आ रहा है। गॉट इट और नॉट? ये सही है। 13.6 और 3.4 10 के आसपास आ रहा है, तो ये नहीं है। उससे नीचे का चेक करने की ही जरूरत नहीं है। गॉट इट और नॉट? अगला कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है? ये वाला 13 और 6 के आसपास होगा। ये चेक, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है 3 और 4 के बीच में। तो कितने कितने फोटोन निकलेंगे 3 और 4 के, सॉरी 2 and 4 के बीच वाले? 2 and 4 के बीच वाला एक तो ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, और एक ओरिजिनल निकलेगा। कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। एक ओरिजिनल भी था एवरीबॉडी, ओरिजिनल वाला भी 3.376 कुछ आ रहा था, हाँ या ना? तो 3 फोटोन ऐसे हैं जो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जिनकी एनर्जी होगी, दैट आर लाइकली टू बी एमिटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन। लाइकली इसलिए बोला है क्योंकि पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि सारे निकले, हाँ या ना गाइज? किस किस को ये समझ में आया है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं मिनिमम फोटोन्स कितने निकलेंगे? मिनिमम नंबर पूछ लिया, मिनिमम नंबर बोलो। 1 ओए 2 निकलेंगे। ये तो अज्यूम कर रहा हूं कि n इक्वल टू 5 पे ही आएगा, एक्साइटेड स्टेट में ही बन रहा है, तो मिनिमम कितने बन सकते हैं? 2 होंगे ना। एक तो कॉम्बिनेशन के दौरान एक बार सीधा 5 से 1 गिर जाएगा, हाँ यस ठीक है ना? मिनिमम 2 बन सकते हैं। गॉट इट और नॉट? मैक्सिमम सिंगल के साथ कर रहे हैं ना। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और एक कॉम्बिनेशन के दौरान। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर। किस किस को ये समझ में आ गया है? एवरीबॉडी? अरे हाँ ना में जवाब दो यार। आ गया ना समझ में? आगे बढ़े? अच्छा यार, एनर्जी का भी थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। क्या रखना? एनर्जी का भी ध्यान रखना कि जैसे हाइड्रोजन में ही ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, बाकी खुद कर लेना, n इक्वल टू 4 है, और इन्फिनिटी है, n इक्वल टू इन्फिनिटी है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? 0। यहां पर हम अज्यूम कर रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 0, और टोटल एनर्जी भी कितनी है? 0। एवरीबॉडी गॉट इट? यहां पर टोटल एनर्जी कितनी होगी?
टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 का डबल, 13.6 का डबल। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? 27.2। जैसे इस वाले में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 3.4। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी प्लस ऑफ 3.4। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 6.8। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? Yes, sir. इसका भी लिख के दिखाऊं क्या? कर लोगे ना बात? क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। 13.6 डिवाइडेड बाय 9 कर दिया, ये हो गया से माइनस ऑफ 1.51। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस ऑफ 1.51 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ 1.51 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट्स 3.02। अब तुम कहोगे मैं पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं। तुम्हें याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल। मान लो क्वेश्चन वाला बनाना चाहे और ये कह दे कि नहीं नहीं, आई विल टेक n इक्वल टू 1 एज रेफरेंस लेवल। क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी ये बताओ? पोटेंशियल चेंज हो जाएगी सबकी, काइनेटिक सबकी सेम रहेगी, हाफ mv² थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, और ये सबकी चेंज हो जाएंगी, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का सम है, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का सम है। रेफरेंस लेवल ले लिया n इक्वल टू 1 और फिर कह दिया अगर ये रेफरेंस लेवल लूं तो n इक्वल टू 2 में टोटल एनर्जी बता दो। लो भाई, कर दिया ब्लंडर। क्या कर दिया? ब्लंडर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी होनी चाहिए 0, ये एनर्जी होनी चाहिए 0। बोलो हाँ, ब्राउन वाली चीज 0 होनी चाहिए ना, इसको रेफरेंस लेवल बोल रहा है। Yes, sir. हाँ सर। और चेंज सबका सेम रहता है, चेंज सबका सेम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो अगर इसको रेफरेंस लेवल माना तो इसमें ऐड कितना कर दिया 27.2 ऐड कर दूं पोटेंशियल में, तो ये 0 हो जाएगा। सब में इसका मतलब यही ऐड कर दूं तो इसमें भी कितना कर दूं 27.2 ऐड कर दूं। बोलो हाँ। तो इस वाले की n इक्वल टू 2 वाले की पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6.8 प्लस ऑफ 27.2, 20.4 हो गया, 20.4 हो गया, वो भी पॉजिटिव में। अगर ऐसे हो गया और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी तो टोटल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी इस केस में 20.4 प्लस 3.4, ये आ गया 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरीबॉडी गॉट इट? आई थिंक केमिस्ट्री में ये सब बकवास तो नहीं करी होगी, या कर चुके हो? ये भी करा दी भैया ने। एक क्वेश्चन कराया था सर ने ऐसा। भैया कह तो रहा हूँ विवेक सर महान है, वो भूल जाते हैं केमिस्ट्री वाले हैं। क्या समझ में आया? वो फिजिक्स वाले को टक्कर दे रहे हैं बैठ के। जनरली केमिस्ट्री वाले नहीं कराते हैं ये सब, ठीक है? वो कहते हैं फिजिक्स में कर लेना। फिजिक्स वाले कर इसलिए नहीं कराते, वो कहते हैं केमिस्ट्री में कर लिया तुमने। हाउ इज दैट गाइस? हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया? आगे बढ़े? सर रुक जाओ। रुके हुए हैं बेटा। एवरीबॉडी ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है। A gas of identical hydrogen-like atom has some atoms in the lowest ground level A and some atoms in a particular excited energy level B. There are no atoms in any other energy level. ये कह रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। अगेन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आई थिंक
ये याद नहीं आ रहा कब का है प्रीवियस ईयर का। अ गैस ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम हैज सम एटम्स इन द ग्राउंड लेवल ए। तो मतलब Z लेना है पहली चीज, तो हाइड्रोजन लाइक बोला है, हाइड्रोजन नहीं बोला है। तो कुछ तो ग्राउंड लेवल पे हैं n इक्वल टू 1 पे, कुछ एटम्स दो, और कुछ पर्टिकुलर n पे हैं B पे, ये A बोल रहे हैं। अब ये कह रहा है द एटम्स ऑफ गैस मेक ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन 2.55। यार 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है? 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप होता है 13.6 इंटू 3/4 इंटू जेड स्क्वेयर, हाँ या ना? 13.6 इंटू 3/4 होता है 10.2। तो 10.2 से तो बड़ा ही बड़ा होगा ना z की वैल्यूज के लिए। इसका मतलब क्या ये 1 से ऊपर जा सकता है 2.55 का फोटोन खा के? ये बताओ जरा। 1 से 2 जाता तो भी 10.2 से बड़ा ही होना चाहिए था फोटोन की एनर्जी। बोलो हाँ, किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes. नंदिनी बेटा समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। पक्का? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसने एनर्जी खा के हायर एनर्जी लेवल में जाना था, तो क्या ये ग्राउंड लेवल वाले एनर्जी खा के हायर लेवल पे जा सकते थे क्या? क्योंकि मेरी थ्योरी तो ये कहती है कि ग्राउंड लेवल वालों को अगर हाइड्रोजन भी होता तो कम से कम एनर्जी 10.2 चाहिए थी 1 से 2 पे जाने के लिए, और ऊपर जाएगा तो और बड़ा एनर्जी गैप आएगा। तो 2.55 खा के 1 वाला ग्राउंड लेवल वाले नहीं जा सकते ऊपर, हाँ या ना? इसका मतलब जो ये 2.55 की एनर्जी खाई, 2.55 की एनर्जी खाई, वो इन वालों ने खाई और ऊपर कहीं एक्साइट हो गए। कितना एक्साइट हुए मुझे भी नहीं पता, और कितने पे थे ये भी नहीं पता। इतना पता चला कि ये एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। बोलो हाँ। बना दिया, बस कहानी बना दी। Subsequently, the atoms emit radiation of only 6 different photon energies. इसका मतलब ये जो ऊपर n डैश से जब टपक के नीचे गिरेगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 ग्राउंड लेवल तक गिरने पे। तो इसका मतलब n डैश इंटू n डैश -1 बाय 2 शुड बी 6। तो n डैश का स्क्वायर माइनस n डैश -12, तो n डैश -4 n डैश +3, तो n डैश की वैल्यू आनी चाहिए 4। बोलो हाँ। किस किस को चमक गया? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट। इसका मतलब b की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी। किस किस को ये समझ में आया? b से ऊपर गया था कुद्दियां मार के गया था 4 पे, 4 से टपका नीचे, तो उसने पॉसिबिलिटीज थी 6। इसका मतलब एन डैश की वैल्यू 4 आई थी उससे मेरी, हाँ या ना? इसका मतलब बी तो एन डैश से कम था, तो बी क्या हो सकता था? ग्राउंड लेवल तो था नहीं बी, तो बी या तो 2 रहा होगा लेवल, या एनर्जी लेवल 3 रहा होगा, या तो n इक्वल टू 2 वाला रहा होगा या n इक्वल टू 3 वाला रहा होगा। बोलो हाँ। अर्निशा बेटा समझ में आया है? अर्निशा को नहीं आया है समझ में। नाइसा, हेलो। हाँ जी सर। अरे हाँ, ये समझ में आया। मैं कह रहा हूं बी की वैल्यू या तो 2 है या 3 है। हाँ ये पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बढ़िया। पक्का? कोई ऐसा हाँ है जी जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? सर ये आपने एनर्जी डिफरेंस से ही बोला ना 4, 2 और 3 के? नहीं 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 नहीं, एनर्जी डिफरेंस से कुछ नहीं बोला मैंने तो ये कहा, उसके बाद मैं अभी कुछ और भी यूज करूंगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मैंने तो सिर्फ ये कहा, चलो दोबारा देखो यार, दोबारा देख लो यार, तुम भी क्या कमाल ही कर रहे हो। ये कह रहा है ये कह रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम वाली जो गैस है
उसके कुछ एटम्स तो हैं ग्राउंड लेवल पे और कुछ हैं एक्साइटेड लेवल बी पे, and there are no atoms in any other energy level. The atoms of gas make transition to higher energy level by absorbing light of photon energy 2.55. Subsequently, the atoms emit radiation of only 6 different photon energies. बस यहीं तक पढ़ा है मैंने क्वेश्चन। इसका मतलब मैंने कहा जो ये कुछ थे ए वाले ग्राउंड लेवल वाले, वो तो 2.55 वाले फोटोन को खा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें 1 से 2 जाना हो या 3 जाना हो या 4 जाना हो, कम से कम एनर्जी उन्हें 10.2 चाहिए, वो भी हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन लाइक है अगर, तो कितनी चाहिए? 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। ये कहां से निकली है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, 3/4 ऑफ 13.6। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो 2.55 वाला खाने की बात करी है इसने, ये ए वाले ने नहीं खाया, ये खाया है एक्साइटेड लेवल बी वालों ने। बोलो हाँ। यस सर। अब बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है कि बी वाले कौन सी लेवल पे थे। बी वाले अगर एन लेवल पे थे, उससे एक्साइट होके किसी एन डैश पे चले गए, हाँ या ना? और ये N1 नहीं था ऑब्वियसली, ये तो इसने बोला ही है ना, ये बी था बेसिकली। अब ये एन डैश पे आ गए, तो ये एनर्जी गैप 2.55 है। इससे मैं जेड निकाल सकता हूं गैस का, जेड निकाल सकता हूं गैस का, अगर मुझे एन की वैल्यू और एन डैश की वैल्यू पता हो तो। बोलो हाँ, क्योंकि एनर्जी गैप तो 2.55 है ना, एनर्जी गैप तो 2.55 है, तो एन डैश पता है, एन पता है, तो मैं निकाल सकता हूं ना जेड। बोलो हाँ। यस सर। अब इसने कहा है कि जब वो कुदियां मार के 2.55 वाले को एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए, subsequently the atoms emit radiation of only 6 different photon energies। तो यहां से जब वो नीचे गिरे तो पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6। तो इससे मैं कह दूंगा n डैश इंटू एन डैश माइनस 1/2 शुड बी 6। इससे आ गया n डैश शुड बी इक्वल टू 4। गॉट इट? इसका मतलब जो बी वाला एनर्जी लेवल है, जो बी वाला एनर्जी लेवल है, वो या तो 2 होगा या 3 होगा। किस किस को ये पल्ले पड़ा? 1 तो है नहीं, 4 एन डैश है, 4 एन डैश है, एन इक्वल टू 4 एन डैश। हाँ या ना? यस सर, अब आ गया। तो भैया बी तो या तो 3 है या 2 है। गॉट इट और नॉट? 2 या 3 में कौन सा है, ये तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। कौन से लाइन को पढ़ना पड़ेगा? इस लाइन को। ये वाली लाइन, हाईलाइटेड लाइन से पता चलेगा। इस हाईलाइटेड लाइन से मैं ये बोलूंगा n इक्वल टू 2 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 2 होगा। किसी के पल्ले पड़ा? क्यों बोला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था और तुम्हें पता भी है, ऊपर जाके एनर्जी गैप कम होता जाता है। बोलो हाँ, कम होता जाता है ना, कम होता जाता है। मुझे पता है कि ये 4 था, बी हमारा या तो 3 है, ये 4 था, या बी मेरा 2 है। हाँ या ना? तो अगर बी मेरा 3 है तो ये वाला एनर्जी गैप कितना है? 2.55। तो ये बता दो, 4-3 का गैप कम है, 3-2 का गैप बड़ा है, और 2-1 का गैप और भी बड़ा है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी? 2.55 होगी। तो हाउ कैन सम हैव लेस देन 2.55? लेस तो तब होंगे कि जब ये वाला एनर्जी गैप 2.55 हो। इसका मतलब ये वाला लेस देन 2.55 हो जाएगा। बोलो हाँ। किस किस को ये पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? आ गया सर। अगर बी मेरा 3 होता 2 की जगह, तो मैं ये कह सकता हूं मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन वुड बी 2.55। नो फोटोन हैज एनर्जी लेस देन 2.55, एंड इफ नो फोटोन हैज एनर्जी लेस देन 2.55,
तो मिनिमम वाला गैप हमारा 2.55 वाला हो गया। बोलो हाँ, गॉट इट और नॉट? इसने कहा है सम हैव एनर्जी लेस देन 2.55। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसका मतलब मेरा जो बी है वो एक्चुअली 2 रहा होगा रादर देन 3। गॉट इट और नॉट? For 3 और 4 की एनर्जी वाला would be less than 2.55 and 3 and 2 वाली एनर्जी would also be less than 2.55। बोलो हाँ। एंड ज्यादा वाला तो हो ही जाएगा 4 से 1 वाला, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वांटम नंबर ऑफ इनिशियली एक्साइटेड स्टेट बी हो जाएगा n इक्वल टू 2। और फिर ये कह रहा है n इक्वल टू 2 हो गया, अब निकाल लेना z। अब निकाल लेना z। z कैसे निकाल लेंगे गाइस? गेट z। ये कैसे निकलेगा? सोच के 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/4 माइनस 1/16 शुड बी 2.55। बोलो हाँ, हो गया? गॉट इट? अरे इससे z निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? गैस भी पता चल गई कौन सी वाली है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या निकाला है। z की वैल्यू निकाली है, ओए 1 निकाल दी। इतनी महाभारत करी, हाइड्रोजन निकल के आई। इतनी महाभारत करी, हाइड्रोजन निकल के आई। z की वैल्यू 1 आ गई इसको सॉल्व करके। हो जाएगा? अब ये आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या हो गया, सीधा 13.6 ही हो गया। और मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स ये हो जाएगा सीधा 13.6 इंटू 1/9 माइनस 1/16। और मैक्सिमम हो जाएगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1/16। बोलो हाँ। ये हो गया हमारा मिनिमम और ये हो गया हमारा मैक्सिमम। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? किस किस को पल्ले पड़ गया गाइस? डन यारो? हाँ ना में जवाब दोगे? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. एक सेकंड। Everybody try this question. Everybody try this question. पॉजिट्रोनियम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? चार्ज E प्लस हो गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ऐसा पार्टिकल, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया। You have got 2-3 minutes to think over it, then I will explain. Guys, किसी को भी समझ में आया है क्वेश्चन? हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाँ जी सर। क्वेश्चन समझ में भी आया है? ये कह रहा है वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज 656.3 नैनोमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ for the same transition in positronium which consists of electron and positron? एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेरिवेशन देखते हैं। हम ये मानते हैं ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? और ये इसके अराउंड चक्कर काट रहा है। इस पे फोर्स लगती है kz E²/r², और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी v²/r। तो दैट शुड बी mv²/r। एक इक्वेशन ये होती है, दूसरी होती है mvr इज nh/2π। इससे सब कुछ डिराइव करते हैं ना।
इसी से तो वी एन डिराइव करते हैं, आर एन डिराइव करते हैं और एनर्जी एन डिराइव करते हैं, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? ये डेरिवेशन गलत है। क्या गलत है? इज न्यूक्लियस रियली हिंज्ड? क्योंकि तुम तो हिंज मान के कर रहे हो, क्योंकि अगर ये हिंज नहीं है तो टेक्निकली न्यूक्लियस भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काटेंगे, गो टू ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन के लेक्चर में जाके लुक अप बाइनरी स्टार सिस्टम, नेट पे डाला हुआ है मैंने, उसको स्टडी कर लेना, सही है? उसके बेसिस पे मैंने ये कहा था कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा mn, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा me, ये सेपरेशन हो जाएगा r, हाँ या ना? ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, इसको वेलोसिटी दे दो इधर, इसको वेलोसिटी दे दो इधर, दोनों के दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड चक्कर काटेंगे। क्या करेंगे गाइस? अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये ऐसे जाएगा, और ये जो दूसरा है ये ऐसे जाएगा। दोनों का क्या चीज सेम होगी? सेम थीटा से घूमेंगे सेम टाइम में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे होना चाहिए। दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेम होगा, दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेम होगा, और दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। सही है कि नहीं है? तो हमें क्या करना चाहिए? इस डिस्टेंस को ले लेना चाहिए rn, इस डिस्टेंस को ले लेना चाहिए rn, इस डिस्टेंस को ले लेना चाहिए re। हम ये कह सकते हैं rn प्लस re इक्वल टू r, एंड हम कह देंगे mn rn इज me re। ये सेंटर ऑफ मास को यूज करके किया है मैंने, हाँ या ना? उससे मैं निकाल सकता हूं re कितना हो जाएगा, re कितना हो जाएगा? rn को हटा दो तो हम कह सकते हैं rn को हटाना है तो me re अपॉन mn प्लस re इक्वल टू r, re हो जाएगा mn r अपॉन me प्लस mn। सही है यहां तक? अब इसके ऊपर फोर्स लगा दो, इस पे फोर्स तो उतना ही लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? kz e स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज me ओमेगा स्क्वायर, re होना चाहिए ना? किस किस को ये समझ में आया? re होना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, re होना चाहिए। गॉट इट? इसको लिख दो me mn ओमेगा स्क्वायर r अपॉन me प्लस mn। किस किस को ये समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट इट? इसको देख के मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है कि टेक्निकली न्यूक्लियस हिंज नहीं है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहे हैं दोनों। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज एम इफेक्टिव इंटू ओमेगा स्क्वायर आर बन रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियस को अगर मैं हिंज मानूं, शॉर्टकट करने का तरीका, अगर मैं न्यूक्लियस को हिंज मानूं तो इलेक्ट्रॉन के मास की जगह क्या ले लूं? एम इफेक्टिव ले लूं और कह दूं कि आर में चक्कर काट रहा है ये, तो काम चल जाना चाहिए नहीं चल जाना चाहिए? यही तो फॉर्मूला बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बस एम की जगह क्या ले लो? एम इफेक्टिव ले लो, और एम इफेक्टिव कितना हो जाएगा? एम एन इंटू एम ई अपॉन एम एन प्लस एम ई। अब टेक्निकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एम इफेक्टिव ऑलमोस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आएगा। क्यों? इसको लिख दो एम ई 1 प्लस एम ई बाय एम एन, ये मोर और लेस इक्वल टू एम ई ही हो जाएगा। किस किस को ये पल्ले पड़ रहा है? क्योंकि ये चीज बहुत बहुत छोटी हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? मास ऑफ न्यूक्लियस इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस किस को समझ में आया ये चीज? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आओ।
लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आओ, किस किसने लिख लिया पूरा? ठीक है डॉक्टर। बाइनरी स्टार सिस्टम कराया था मैंने ग्रेविटेशन में, लिख लिया। हाँ सर। करवाया था ना? अब मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था, पेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन था, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है। भाई पॉजिट्रॉन हो गया E प्लस, लेकिन इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही है, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन, इसका भी मास सेम था, हाँ या ना? और ये R में चक्कर काट रहे थे। तो या तो मैं पूरा बैठ के इसको डिराइव करूं फॉर्मूले को, क्या फॉर्मूला लूंगा इसमें मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो जाएगा, ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, ये ऐसे चक्कर काटेंगे। एक इक्वेशन तो बन जाएगी k E²/r² इज m ω² r/2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी बन जाएगी एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mv r/2 प्लस mv r/2, दोनों का v भी सेम आएगा, इज इक्वल टू nh/2π। या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले थे वही लगा दो, और न्यूक्लियस को मान लो, E प्लस को मान लो न्यूक्लियस, और उसको मान लो हिंज, उसको मान लो हिंज, तो ये इनफाइनाइट मास का हो गया। और इलेक्ट्रॉन है उसका मास ले लो m इफेक्टिव, और इसका m इफेक्टिव ले लूंगा, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, m इंटू m/2m, तो मास की जगह हो जाएगा m/2, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, m/2। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ले गया और ये कह दिया कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m की जगह क्या लिख देना, m/2। गॉट इट और नॉट? अब ये बता दो, टोटल एनर्जी में मास की प्रोपोर्शनैलिटी क्या आती थी? किसी को याद है? मास की प्रोपोर्शनैलिटी मुझे पता है, क्यों पता है मैं बताता हूं। मेरे को डेरिवेशन याद है, मेरे को आंसर याद नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में मुझे याद आया टोटल एनर्जी में ऐसे बनता था ½ mv² माइनस kZe²/r, ये बन जाता था ½ mv² विद अ नेगेटिव साइन। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास आती थी, इतना मुझे याद है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास आती थी। तो मास की प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती थी, m⁻1 होती थी, मुझे ये याद है। और अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो जस्ट गो टू द लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में ये देख लो, एनर्जी में मास की प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ रही है, m⁻1 आ रही है। किस किस को ये समझ में आया गाइज? एवरीबडी गॉट इट? क्या मैं ये कह सकता हूं, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम 2 से 3 इज इतना। सेम व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द सेम ट्रांजिशन, 2 से 3 का ट्रांजिशन, सॉरी 3 से 2 का ट्रांजिशन, व्हाटएवर। अगर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन होता तो मैंने कहा यार ऐसा है, इस सिस्टम के अंदर ऐसे मान लो, पॉजिट्रॉन को मान लिया इनफाइनाइट मास का, उसको मान लिया हिंज, और इलेक्ट्रॉन को मान लो m/2 का, तो इसका मतलब एनर्जी गैप में एनर्जी गैप आधा हो जाएगा, एनर्जी गैप आधा हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो चुका, एनर्जी गैप को तो देखते थे hc/λ, एनर्जी गैप आधा हो गया, वेवलेंथ डबल हो गई, आंसर सीधा आ जाएगा 656.3 इंटू 2 नैनोमीटर। डन। किस किस को ये पल्ले पड़ा? एनीबडी? बाउंसर? should I explain more? should I explain more? 13.6 इसके अंदर m की टर्म्स थी, बहुत सारे कांस्टेंट्स थे, उसमें m⁻1 था, हाँ या ना? इनटू में 1/4 माइनस 1/9 should be equal to hc/λ, λ is 656.3। अब ये कह रहा है
नया एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काट रहा, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। तो एक दूसरे के अराउंड चक्कर नहीं काट रहे हैं ना, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। उनका सेंटर ऑफ मास करेंगे तो हम कहेंगे दोनों का मास सेम है, तो इफेक्टिव मास हो गया m/2। तो इसका मतलब यहां पे हो जाना चाहिए 13.6/2 इंटू 1/4 माइनस 1/9 शुड बी इक्वल टू hc/लैम्डा। हाँ या ना? ये वाला लैम्डा कितना होगा, दोनों को डिवाइड कर देना, तो ये लैम्डा हमारा 656.3 इंटू 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। यस सर। हे भगवान, किस किस को समझ में आया है अब? एनीबॉडी? किसी को डाउट है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अरे हाँ नाम तो जवाब दे दो, आया कि नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी घर पे बैठ के ना लोग अब रो रहे होंगे कि भाई 11वीं में काश एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया होता, क्योंकि वो तो याद था ही नहीं किसी को। अरे आया है, समझ में नहीं आया है? ओके गाइस, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उठ के सारी आर्काइव करा दी मैंने। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो और रियलाइज करो क्या बोल रहा है ये। दो 3 मिनट लगाओ इस पे, दिमाग लगाओ। क्या बोल रहा है ये कह रहा है न्यूट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इनइलास्टिकली कोलाइड कर गया सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। सिंगली आयनाइज्ड बोल के इसने क्या कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कर दिया, बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर लगेगा। हाँ या ना? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी लगता है। उसके बाद कह रहा है इट इज स्कैटर्ड एट एंगल 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। मैंने कहा ले ऑब्लिक कोलिजन भी कर दिया, ऑब्लिक कोलिजन भी कर दिया, इनइलास्टिक भी कर दिया, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। हाँ या ना? मतलब ये कह रहा है मास ऑफ हीलियम को ले लेना 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये कह रहा है ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ। और ये एक 4m मास का सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम एट रेस्ट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है भाई। मान लो ग्राउंड स्टेट पे है, मस्ती मार रहा था, उस पे आके टक्कर मारी, धाए, ऑब्लिक कोलिजन हुआ, 2 एक्सिस ले ली, और मैंने कहा टक्कर मारने के बाद ये क्या बोल रहा है, इट इज स्कैटर्ड एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब ये न्यूट्रॉन तो ऐसे ऐसे चला गया, इसका मास था m, ये चला गया ऐसे। कंजर्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम ये कहेंगे एक्सटर्नल इंपल्स 0 है। आई कैन से वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। हाँ या ना? तो मैंने कहा भाई ये देख, ये कह रहा है कि ये 4m है, ये ऐसे किसी एंगल थीटा पे चला जाए, और क्या बोलेगा, यही बोलेगा। इसकी वेलोसिटी ले लो v0, इसकी वेलोसिटी ले लो v1, इसकी ले लो v2। तो एक लॉजिक तो बन जाएगा mv0 इज 4m v2 cos थीटा एंड mv1 0 इक्वल टू mv1 माइनस 4mv2 साइन थीटा। ये हो गया x एक्सिस में, ये हो गया y एक्सिस में। गाइस गॉट इट और नॉट? अरे हाँ ना में जवाब दोगे? आया समझ में नहीं आया? यस सर। ठीक है, सो कंजर्व। अच्छा अब इसने क्या कहा है, एक तो ये कहानी बोली, और कह रहा है कुछ तो बोल रहा है, अलाउड एनर्जीज के बारे में कुछ कुछ पूछ रहा है, और ये कह रहा है इफ द एटम गेट्स डी एक्साइटेड। अच्छा यार ये बताओ, इन इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है ना ये, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया होगा। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी थी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये काइनेटिक एनर्जी बोल दो K1, और ये काइनेटिक एनर्जी बोल दो K2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 65 माइनस K1 माइनस K2 शुड बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? उसको हीट बोल देते थे ना हम,
या हम कोलिजन्स में कहते थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। यार यहाँ पर मतलब तुम न्यूक्लियस को डिफॉर्म करोगे क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे डिफॉर्मेशन थोड़ी होगा। मैं ये कह सकता हूँ, ये हीट वीट नहीं कहोगे, ये कह सकते हो दिस इज द एनर्जी इट टेक्स टू एक्साइट। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके ऊपर चला गया इस एनर्जी के लॉस के कारण। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? या बेटा अरे बालक पल्ले पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आ गया सर। भाई तुम हीट नहीं बोल सकते ना यार, हीट तो एक ऐसी टर्म होती थी, यहां पे हीट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई औचित्य नहीं रहेगा उसका, हाँ या ना? हिंदी मेरी थोड़ी पुअर ही है। हीट तो एक ब्लैंकेट टर्म हो गई कि भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो यार हीट में चला गया, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया हीट में चला गया। तुम एटॉमिक लेवल पे जाके थोड़ी कहोगे कि टक्कर खाई और हीट हो गया, हाँ या ना? तो तुम ये कहोगे इन इलास्टिक बोल रहा है, तो एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कहां चला गया? एक्साइटेशन में चला गया। गाइस गॉट इट और नॉट? अब मैं सोच रहा हूं इसमें आगे क्या करूं। एक तो थीटा मेरे को नहीं चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, थीटा को एलिमिनेट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा mv0 का स्क्वायर ए प्लस mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mv2 का स्क्वायर। गॉट इट? यही तो हुआ। mv0 का स्क्वायर प्लस mv1 का स्क्वायर इज 4mv2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दिया, हाँ या ना? उसके बाद 65 क्या हो जाएगा? हाफ m v0 स्क्वायर, हाँ या ना? तो इसको लिख सकता हूं मैं, बेसिकली ये मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम है, हाँ या ना? मोमेंटम को एक काम करो ना, ऐसे ही लिख दो 2m 65 का स्क्वायर प्लस 2m k1 का स्क्वायर इज 2 ऑफ 4m k2 का स्क्वायर। किस किस को ये समझ में आया? डायरेक्टली कर दिया, तुम थोड़ा सा लंबा करके कर देना, हाँ या ना? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? ये क्या किया मैंने कह दिया k1 इज हाफ m v1 स्क्वायर एंड k2 इज हाफ 4m v2 स्क्वायर, या फिर इसको लिख दिया 4m v2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4m, हाँ या ना? p स्क्वायर बाय 2m लिख दिया ना। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? m की जगह क्या लिखोगे? 4m। ये सही है? नहीं समझ में नहीं आया ये? एक इक्वेशन तो ये हो गई। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 2m पूरा कट जाएगा, 2m, हाँ या ना? ये आ गया 65 स्क्वायर की वैल्यू ही, स्क्वायर भी नहीं बचा ना, स्क्वायर भी नहीं बचा, ये स्क्वायर भी नहीं बचा, सॉरी, सीधा आ गया 65 प्लस k1 इज 4k2। एवरीबडी गॉट इट? हाँ या ना? अरे मित्रों समझ में आया है? यस सर। एक इक्वेशन तो ये आ गई, कैलकुलेटर उठाऊंगा मैं भी, और दूसरी इक्वेशन यहां से आ रही है, क्या आ रही है? 65 माइनस k1 माइनस k2 शुड बी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो गया? 13.6 हीलियम था ना, 2 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। किस किस को ये समझ में आया? एक्साइटेशन में ये थोड़ी पता है तुम्हें 1 से 2 गया, एक्साइटेशन में भी ये थोड़ी पता है 1 से 2 गया। किस किस को ये समझ में आ गया गाइज? यस सर। फाइनली ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। टेक्निकली इसमें 3 अननोन हैं, k1 k2 और n, k1 k2 और n। बात समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मैं बता दूं इसमें करना क्या था। इसने कहा है फाइंड द, ये लाइन पढ़ोगे, फाइंड द अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड ऑफ द एटम आफ्टर कोलिजन। यार मैं बताऊं इसमें क्या करना होगा? इसमें एक बार n इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करना, किसके लिए? k1 एंड k2 के लिए।
एक बार n इक्वल टू 3 लेके सॉल्व करना, किसके लिए? K1 एंड K2 के लिए। और एक बार n इक्वल टू 4 लेके सॉल्व करना K1 एंड K2 के लिए। तुम नोटिस करोगे कि एक n की वैल्यू के बाद आंसर जंक आने लग जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा, या उसके परे के ट्रांजिशन नहीं हो पाएंगे। गाइस समझ में आई बात है, नहीं आई? जंक वैल्यूज का मतलब यह है, तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो सदा रहेगी। कौन सी इक्वेशन सदा रहेगी? ये वाली, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जुगाड़ करके जो आया, 65 प्लस K1 इज 4K2। गॉट इट? इसमें n इक्वल टू 2 ले लो तो ये आ जाएगा 65 माइनस K1 माइनस K2 इज 13.6 इंटू 2 स्क्वेयर। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ये कट गया, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 65 कैलकुलेटर उठाओ भाई। ये आ गया 65 13.6 इंटू 3 प्लस 65 105.8 105.8 इस K1 प्लस K2। सही है? अब K1 को कह देना 4K2 माइनस 65, दैट इज 5K2 माइनस 65। ठीक है, इस 105.8। तो ये आ गया 105.8 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 5, 34.16। ये आ गया 34.16। ये आ गया हमारा K2। और K1 क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 आ रहा था 105.8, तो इसमें से माइनस कर देना 34.16। ये आ रहा है 71.64 71.64। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? चेक कर लो जरा। आई थिंक मैंने कोई तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी यार, ऐसी वैल्यू आई डोंट रिमेंबर। क्या मिस्टेक करी है, चेक करना। ये इक्वेशन सही बनाई थी मैंने? सर वो 105.8 कैसे आया है? सर वो तो माइनस होगा हाँ ना। सर, वो अच्छा, वो माइनस आ रहा है। 24.2 होगा। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, मैंने ऐड कर दिया शायद सब्ट्रैक्ट की जगह। हाँ सर 24.2 आएगा। नहीं यार, रुको। 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 40.8 आ रहा है। और है मैंने ऐड कर दिया, माइनस ऑफ 24.2 आ रहा है। तो K1 प्लस K2 आ गया 24.2। ये वाली इक्वेशन से ये आ गया। ठीक है, और अब इस वाली इक्वेशन से क्या करूंगा? K1 को लिख दूंगा 4K2, तो ये आ गया 5K2। और ये आ जाएगा 65 प्लस 24.2। सारा कैलकुलेशन मिस्टेक है। 24.2 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 5, 17.84 आ रहा है। K2 आ रहा है 17.84। गॉट इट? फिर K1 आ रहा है 24.2 6.36। तो चलो, ये वाला ट्रांजिशन अगर होता तो K2 K1 इतने होते। कौन से वाला ट्रांजिशन होता? n इक्वल टू 2 वाला। अब मैंने कहा n इक्वल टू 3 वाला ट्राई करते हैं। n इक्वल टू 3 वाला ट्रांजिशन ट्राई करते हैं। अगर n इक्वल टू 3 वाला ट्रांजिशन होता, ये वाली इक्वेशन तो यही रहेगी, 65 प्लस K1 इज 4K2। ये किसके बेसिस पे आई थी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पे। दूसरी इक्वेशन में आ जाएगा 65 माइनस K1 माइनस K2 इज 13.6 इंटू 4। और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/9। ठीक है, 1 माइनस 1/9। तो ये आ गया 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 9। गॉट इट? 48.35 आ रहा है। 65 में से माइनस कर दो, 16.64 आ रहा है। तो K1 प्लस K2 आ गया 16.64। अब ये वाली इक्वेशन यहां पे यूज कर लो।
तो ये आ जाएगा 5k2 ठीक है इज, और ये यहाँ पर 4k2 माइनस 65 तो उधर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 16.64 में ऐड कर दोगे 65 और डिवाइड कर दोगे 5 से, 16.32 आ गया इससे। ये 5k2 ये आ जाएगा 65 प्लस 16.64 और k2 आ जाएगा 16.32। गॉट इट। और k1 कितना आ जाएगा? k1 आ जाएगा 16.64 में से 16.32 माइनस कर दो, 16.64 में से 16.32 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0.32। हाँ या ना? ये k1 आ गया। गाइस तुमने नोटिस किया k1 की वैल्यू भी कम हो रही है, k2 की भी कम हो रही है, क्योंकि ट्रांजिशन में एनर्जी ज्यादा जाती आ रही है। मैं बताऊंगा जब तुम n इक्वल टू 4 वाला सॉल्व करोगे ना, n इक्वल टू 4 वाला सॉल्व करोगे, कोई ना कोई एक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। यार काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या? गाइस इज काइनेटिक एनर्जी एवर नेगेटिव? इज काइनेटिक एनर्जी एवर नेगेटिव? नहीं So that means what? That transition will not happen. That transition will not happen. क्योंकि दोबारा आप सॉल्व करना तो k1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? वो ट्रांजिशन होएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन क्या होगी? 65 प्लस k1 इज 4k2, दूसरा हो जाएगा 65 माइनस k1 माइनस k2 is 13.6 into 4, 1 minus 1 by 16 तो ये आ गया 15/16, 4 ये आ जाएगा हमारा 13.6 into 15 डिवाइडेड बाय 4, 51 आ गया। तो k1 प्लस k2 आ गया 65 माइनस 51, 65 माइनस 51, 14 आ गया। k1 प्लस k2 14 आ गया। अब क्या करना, इसको लिख देना 5k2 इज 14 प्लस 65, 65 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5, 15.8 आ गया। k2 हमारा 15.8 आ गया। यार तो इसका मतलब k1 कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 1.8। इज दिस इवन पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अगर इसका मतलब ये न्यूट्रॉन, पहली बात तो ध्यान से देखो इसने न्यूट्रॉन ही क्यों टकराया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का इसने कोई ध्यान नहीं रखा, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। कल ये कहता प्रोटॉन को जाके मारा जी हमने न्यूक्लियस पे, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का ध्यान कौन रखेगा? गाइस गॉट इट और नॉट? समझ में आई बात है नहीं आई? यस सर। एवरीबॉडी। तो इसने क्या चीज देके मारी है? इसने क्या देके मारा? जानबूझ के न्यूट्रॉन देके मारा। किस पे देके मारा? He+ पे, ग्राउंड स्टेट में टक्कर खाई, ये ऐसे उछल गया, ये ऐसे उछल गया और ये एक्साइट हो गया। अब ये अगर n इक्वल टू 1 से 2 में एक्साइट होता तो मैंने दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, k1 k2। ये n इक्वल टू 1 to 3 एक्साइट होता तो भी मैंने k1 और k2 इनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। n इक्वल टू 1 to 4 एक्साइट होता तो भी मैंने k1 और k2 निकाला। लेकिन क्या हो गया इस वाले केस में? कोई एक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आने लग गई। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? अरे हाँ ना में जवाब दो यार। यस सर। बढ़िया लगा? आज का लेक्चर अच्छा था? नेक्स्ट टॉपिक है एक्स रेज, जो कि मैं आज नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हाँ सर। बहुत ज्यादा है सर। बहुत थैंक यू ज्यादा है, सर। डर लग गया। चलो।